जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आपको कल का जो सेशन था वो पसंद आया होगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके जो बाड़मेर के दुर्ग हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड। तो इस बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, इसमें लगभग 2 से 3 दुर्ग हैं बाड़मेर के अंदर। और उन दुर्गों के जो नाम हैं वो हैं, एक तो आता है सिवाना दुर्ग जो सबसे इम्पोर्टेंट है बाड़मेर दुर्ग, बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड। फिर एक सिवाना आ जाता है, एक आता है आपका पीपलोद दुर्ग आता है और एक आता है आपका किलोन दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 दुर्ग हैं जो आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर इसी तरह से जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो उपलब्ध होती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है कि जो हमने चैनल ओपन किया है यूट्यूब पर, इसमें बहुत ही कम व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से वैसे इसमें बहुत ही बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा कराने की। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल ये है या सबसे बड़ी कमी ये कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है इस समय। तो क्या होता है कि जो यूट्यूब पर जो अन्य वीडियो हैं उनमें क्या है कि ब्लैक बोर्ड उपलब्ध है, चाहे वो वाइट हो, चाहे ब्लैक हो या फिर ग्रीन हो। ठीक है, चाहे फिर स्मार्ट हो। तो उसमें क्या है कि जो टीचर करवाने वाला होता है वो न केवल आपको पहले बताता है फिर वो ब्लैक बोर्ड पर लिखवाता है। तो इस वजह से जो वीडियो होती है, जो वीडियो हमारी 10 मिनट की हो पा रही है यहाँ, वो उनके पास कितने लगभग 30 से 40 मिनट की हो जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए आप सिर्फ ये मत देखिए कि वीडियो 10 मिनट की है तो इस वीडियो में इस बंदे ने क्या कराया होगा। तो आप उस बंदे की मेहनत को भी देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि मुझे इस वीडियो को एडिट करने में लगभग, यदि मैं अब शूट कर रहा हूँ तो लगभग इसे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि पहले इसे एडिट करो, फिर आपके सामने स्लाइड भी लगानी होती है और इस तरह से फिर मुझे इस वीडियो को क्रिएट करना होता है, अपलोड भी करना होता है। तो फ्रेंड्स आपका प्यार ज़रूर चाहिए, क्योंकि तभी हम कुछ अच्छा और बेहतरीन कर सकते हैं। आपके इस देखने, यदि आप देखे होगे तो हमको क्या थोड़ा सा मनोबल भी मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो आपकी सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपके सिवाना दुर्ग आता है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पर है। तो ये है आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, जो राजस्थान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद बात की जाती है कि जो आपके सिवाना दुर्ग आता है ये किस पहाड़ी पर है। तो सिवाना दुर्ग आपकी हल्देश्वर जो पहाड़ी है उस पर स्थापित है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी उसके ऊपर बना हुआ है हल्देश्वर पहाड़ी के। फिर हम बात करते हैं कि जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण किन के द्वारा कराया गया था। ठीक है फ्रेंड। तो सिवाना दुर्ग का निर्माण आपके भोज होते हैं, भोज के ही पुत्र हैं आपके वीर नारायण पवार। ठीक है फ्रेंड। तो इनके द्वारा 954 ईस्वी अर्थात 10वीं शताब्दी में आपके सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है ये बातें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो सिवाना दुर्ग है इसके क्या क्या उपनाम दिए गए हैं इसे। तो सिवाना दुर्ग को फ्रेंड्स एक तो कहा जाता है आपके कुम्मल, आपकी जो सिवाना दुर्ग इसे ही कुम्मट दुर्ग कहते हैं, और दूसरा इसे कहा जाता है कुंभाना दुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके 2 उपनाम हैं आपके जो सिवाना दुर्ग है इसके बारे में फ्रेंड्स। फिर हम बात करते हैं कि जो सिवाना दुर्ग है इसी में क्या है कि जो सिवाना दुर्ग है इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है फ्रेंड्स। अब इसे कुंजी क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, देखिए यदि आपको जालोर दुर्ग पर अपना अधिकार करना है, ठीक है फ्रेंड, तो क्या आपको जो है सिवाना दुर्ग पर पहले अधिकार करना होगा, पहले आपको युद्ध में जीतना होगा सिवाना दुर्ग को। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि सिवाना दुर्ग जो है, क्योंकि सिवाना दुर्ग पर आप पहुंचोगे तो जो पहले रास्ते में मिलेगा वो आपके मतलब जो आप जालोर दुर्ग पर पहुंचने से पहले आपको कहाँ सिवाना दुर्ग से टकराना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही कारण था कि आपने यदि राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी हो तो यही रीजन था कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी होते हैं वो 1308 में, ठीक है फ्रेंड्स, पहले आपके सिवाना दुर्ग को विजिट करते हैं, फिर उसके बाद आपके जो जालोर दुर्ग था उस पर अधिकार करते हैं। ठीक है फ्रेंड। और उस समय जो जालोर दुर्ग थे के जो राजा थे वो थे आपके मतलब जो शासक थे वो थे आपके कानड़ दे। ठीक है फ्रेंड। और इस समय इस जो आपके जब जालोर दुर्ग के समय तो जालोर दुर्ग पर तो आपके कानड़ दे और उन्हीं के अंडर में आता था आपका सिवान दुर्ग, और इस पर था आपका जो शीतल देव चौहान था वो था। ठीक है फ्रेंड।
हमने कर ली थी कि जो जालोर दुर्ग आपकी कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। दूसरी बात हम करें कि ये जो है आपके सिवाना दुर्ग, इसे मारवाड़ मेवाड़ के आपके जो मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। और हमने पहले आपको जब कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन लगा हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यदि आपने क्या था कि जो आपके मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कहा जाता है वो कहा जाता था कुंभलगढ़ दुर्ग, जो मैंने आपको पहले सेशन में कराया हुआ है। जबकि मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली कहा जाता है फ्रेंड्स जो सिवाना दुर्ग है इसे। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि यदि मारवाड़ में कहीं आक्रमण होता था तो यही राजा क्या करते थे, आश्रय लेते थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात की जाती है कि जो आपका सिवाना दुर्ग आता है, इसी में जो आपके जय नारायण व्यास हैं उन्हें क्या यहाँ पर बंदी बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। क्रांतिकारी थे जय नारायण व्यास, तो आंदोलन के समय इन्हें यहाँ बंदी बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड। और इन जय नारायण व्यास को ही शेर ए राहे राजस्थान भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। फिर हम बात करें कि जो आपके सिवाना दुर्ग आता है फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि आपके जो वो थे राव मालदेव, जो कि जोधपुर के शासक थे फ्रेंड्स। ठीक है। वो क्या होते हैं कि जब जोधपुर पर आपके आक्रमण होता है मुगलों का, तो वो कहाँ पर आ जाते हैं, आपके सिवाना दुर्ग में ही शरण लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर ये मैं बता देता हूँ थोड़ी सी राव मालदेव के बारे में। पहली बात तो राव मालदेव है आपके जोधपुर शासक है फ्रेंड्स। दूसरी बात इसके बारे में बात की जाती है तो उस समय आपके जो शेरशाह सूरी थे, आपके दिल्ली सल्तनत के शासक थे, तो उन्होंने आक्रमण किया था आपके राव मालदेव मतलब जोधपुर रियासत पर फ्रेंड्स। ठीक है। तीसरी बात क्या थी कि इन्होंने क्या था इसलिए ये युद्ध से भाग कर आए थे कि क्या था कि जो आपके शेरशाह था उसने थोड़ी सी क्या की थी, बेईमानी की थी। मतलब उन्होंने आपके झूठे पत्र छपवा दिए थे या झूठे पत्र लिखवा कर जो आपके राव मालदेव होते हैं इनके डेरे के पास रखवा दिए। और उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था उन पत्रों में कि ये जैसे आपके जो राव मालदेव उन्हीं के सरदारों ने छपवाए। ठीक है फ्रेंड। तो इस वजह से वो कहीं राव मालदेव की हत्या ना कर दे, उन्हीं के जो सरदार हैं तो वो कहाँ वहाँ से भाग आते हैं। और इसी वजह से जो आपकी शेरशाह सूरी था चूंकि भाग आए थे, इसलिए वो अधिकार भी कर पाया आपके। ठीक है फ्रेंड, जोधपुर पर रियासत पर, वरना वो अधिकार नहीं कर पाता। क्योंकि ये बात जो आपके शेरशाह सूरी हैं उन्होंने खुद कबूल की है। शेरशाह सूरी ये कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी पूरी दिल्ली सल्तनत की जो गद्दी थी उसे खो बैठता। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ उस समय केवल उसके जो सेनापति थे राव मालदेव के और कुछ सेना ही बची थी, वही युद्ध लड़े थे। ठीक है। तो उसे युद्ध लड़ने में शेरशाह सूरी को लगभग हार का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, क्योंकि वो इतनी वीरता से लड़े थे। तो ये हो गई राव मालदेव के बारे में कुछ राजस्थान हिस्ट्री की बात है फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम यहाँ क्या है, दोनों चीज़ें कवर कर रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री भी और आर्ट और कल्चर। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी समझने में आसानी होगी कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ से आया फ्रेंड्स। ठीक है। अब बात आती है कि आपके जोधपुरी शासक और होते हैं आपके राव चंद्रसेन फ्रेंड। ठीक है। ये जो राव चंद्रसेन होते हैं ये भी आपके जोधपुर शासक हैं। ये क्या होते हैं कि जो आपके अकबर का सेनापति होता है शाहबाज खां। ठीक है फ्रेंड। वो क्या करता है कि आपके इस सिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। किस वजह से शरण लेते हैं इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। क्या होता है कि जो आपके चंद्रसेन हैं, पहली बात तो ये जोधपुर शासक हैं, किसी राव मालदेव के बाद बनते हैं। ठीक है फ्रेंड। दूसरी बात जो आपके ये राव चंद्रसेन आता है, ये क्या होता है आपके क्या था कि नागौर दरबार में जाता है, लेकिन वहाँ जाता तो है लेकिन वहाँ से चुपचाप निकल आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब वहाँ से चुपचाप निकल आता है तो ये बात जो थी आपके जो अकबर होते हैं उन्हें बहुत खटकती है। क्योंकि यार और सभी ने तो अधीनता स्वीकार करी थी, ना तो इसने अधीनता स्वीकार करने की कही ना ही इन्होंने मना करी। ठीक है। लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है फ्रेंड। बाद में तो फिर ये क्या था कि बाद में अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन फिर ये उस अधीनता से क्या कर गए, मुकर गए थे। तो अकबर था वो क्या आक्रमण करता है आपके जोधपुर रियासत पर, तो वो वहाँ से निकल कर राव चंद्रसेन कहाँ आ जाते हैं, आपके इसमें आ जाते हैं सिवाना दुर्ग में। लेकिन फिर सिवाना दुर्ग से भी आपके 1576 में जो अकबर का सेनापति था शाहबाज खां, वो क्या करता है इन्हें यहाँ से भगा देता है, मतलब युद्ध करके, और खुद अधिकार कर लेता है। ठीक है, शाहबाज खां फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये हमने मालदेव और राव चंद्रसेन के बारे में बात की। साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो राव चंद्रसेन हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि राव चंद्रसेन जो हैं इन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। और दूसरा, इन्हें मारवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता था इन्हें आपकी मारवाड़ मतलब राणा प्रताप से तुलना इसलिए की गई क्योंकि ये क्या थे कि अपने आजीवन, जैसे राणा प्रताप ने अपने जो था दुर्ग छोड़ दिया था और वो जंगलों में निवास करने लगे, ठीक इसी प्रकार इन्होंने भी क्या था, आपकी जो जोधपुर रियासत थी उसे छोड़ दिया था और जंगलों में भटकते हुए क्या करा था, इन्होंने अकबर से युद्ध लड़े थे, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए इनकी तुलना राणा प्रताप से की गई है। फिर बात आती है फ्रेंड्स की जो आपकी सिवाना दुर्ग आता है। इस सिवाना दुर्ग में फ्रेंड्स लगभग 2 से 3 बातें और हैं, उन बातों के बारे में बात करता हूं कि इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स। जो आपके कल्याणमल थे, यानी कि जिन्हें हम कल्ला कहेंगे, कल्ला और रायमलोद का क्या है यहाँ पर थड़ा भी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये कल्ला कौन है फ्रेंड्स, तो कल्ला ही कल्याणमल है और कल्याणमल के पिता ही रायमल है, जिसे यहाँ कहा गया है कल्ला रायमलोद, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि जो आपके सिवाना दुर्ग है इसमें 2 शाखे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहला शाखा होता है 1308 में और दूसरा शाखा होता है 1582 में, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो 1308 में शाखा होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं कि 1308 का जो शाखा होता है वो करता है आपके अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है कमालुद्दीन कुर्ग, ठीक है फ्रेंड। वो आक्रमण करता है और इस आक्रमण के समय जो यहाँ का शासक था, एक तो थे सोमदेव और एक थे शीतलदेव, मतलब शीतलदेव चौहान तो थे मुख्य और उन्हीं के साथ थे आपके सोमदेव, ठीक है फ्रेंड। तो ये थे इनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया, ठीक है, प्रथम शाखे का। तो जो आपके शीतलदेव चौहान होते हैं और सोमदेव होते हैं, इन्होंने तो करते हैं केसरिया, और इस शीतलदेव चौहान की पत्नी थी फ्रेंड्स मेनादेव, वो करती हैं आपके जौहर, ठीक है फ्रेंड। फिर बात आती है इसके पीछे ये जो शाखा हुआ, इन्हीं का एक गद्दार सेनापति था फ्रेंड्स, उसी की वजह से ये शाखा हो पाया, वरना ऐसा कभी नहीं होता। तो ठीक है, और उस गद्दार सेनापति, मतलब एक गद्दार सेनापति आपके इसमें था प्रथम शाखे में, और जो जालोर दुर्ग का जो प्रथम शाखा होता है फ्रेंड उसमें भी एक गद्दार सेनापति की वजह से ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम बात करते हैं कि जो द्वितीय शाखा होता है फ्रेंड्स वो होता है लगभग 1582 में, और इस शाखे के समय जो 1582 में होता है फ्रेंड, इसमें जो आपके यहाँ शासक था वो होता है कल्याणमल, और इस कल्याणमल के समय और जो आक्रमण करता है वो होता है जो आपके मोट राजा उदय सिंह थे जोधपुर के, ठीक है फ्रेंड्स, वो करता है आपके अकबर के कहने पर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये शाखा मतलब इसमें 2 शाखे होते हैं। अब ये जो मोटा राजा उदय सिंह है, इसका नाम मोटा राजा इसलिए पड़ा क्योंकि ये मोटा था, पहली बात तो। दूसरा, ये जोधपुर में कैसे पहुंचा, क्योंकि क्या था कि जब आपके राव चंद्रसेन ने जो आपके जोधपुर राज्य को छोड़ दिया था, तो जो आपकी ये होते हैं अकबर, इन्होंने किसे बना दिया था, मोटा राजा उदय सिंह को वहाँ का शासक बना दिया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात हुई सिवाना दुर्ग के बारे में, और इनमें ज़्यादातर बातें मतलब जितनी भी बातें वो सारी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको समझ आया होगा सिवाना दुर्ग। मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास ना ही स्मार्ट बोर्ड है ना ही ग्रीन बोर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है जो आज हमने आपको क्लास में बताया वो आपके बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।